Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So आज पढ़ेंगे एलिजाबेथन एज के राइटर्स. हम क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं. तो फर्स्ट राइटर जो हम पढ़ेंगे वो जॉन फॉक्स है. इवन दो ये जो राइटर्स इस पेज पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, none of them is very important, but yes, they do hold considerable importance, so you need to know about them. Alright. ये लेक्चर नंबर 19 है. अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखो, और एटलीस्ट लेक्चर 18 तो बिल्कुल ही देख लेना, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप एलिजाबेथन एज में जो राइटर्स पढ़ोगे उन्हें लार्जर पिक्चर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. तो फीचर्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, देन यू कम टू द राइटर्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ये सारे क्रोनोलॉजी में है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से. तो अभी डेट्स आपको आगे मैं देती जाऊँगी, पर अभी मैंने सिर्फ 1 2 3 4 करके क्रोनोलॉजी बता दी आपको एलिजाबेथन एज की. ठीक है, चलो जॉन नॉक्स से स्टार्ट करते हैं. जॉन नॉक्स की पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक स्कॉटिश थे और इन्होंने रेफॉर्मेशन लाया था स्कॉटलैंड में. रेफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो मैंने पहले काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, अब वहाँ देख लो. लेकिन अगर आपको नहीं देखना तो 1 मिनट में मैं ये बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. रेफॉर्मेशन एक ऐसी मूवमेंट थी जहाँ पे लोग चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर चुके थे. जो चर्च में करप्शन था वो उसको दे वर ब्रिंगिंग टू द फोर सो दैट एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग इन द चर्च. एंड इसके लिए वो बाइबल के ट्रांसलेशंस करते थे ताकि लोगों को समझ आए कि बाइबल में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है और उन्हें क्या प्रीच कर रहे हैं. तो ये जो अवेयरनेस थी ताकि लोगों को पता चले, इस सारे प्रोसेस को रेफॉर्मेशन बोलते हैं. और स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है रेफॉर्मेशन की रिगार्डिंग. अब इनको भी ऑब्वियसली कहाँ से इंस्पिरेशन मिली वो भी इम्पोर्टेंट है. ये जॉन कैल्विन से मिले. ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है जॉन कैल्विन. ये जॉन कैल्विन से मिलते हैं और जिनेवा में मिलते हैं. ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बताया. ये बिल्कुल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो जॉन कैल्विन से ये मिलते हैं जिनेवा में, और वहाँ पे इन्हें समझ आता है कि एक प्रेस्बिटेरियनिज्म करके कुछ होता है. प्रेस्बिटेरियनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो प्रोटेस्टेंट फेथ के ही अंदर आता है. आपको पता है ना, क्रिश्चियनिटी में, लेट मी जस्ट पुट इट हियर, क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट्स थे. एक कैथलिक्स, ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट्स. प्रोटेस्टेंट्स वाला जो सेक्ट था ये कब फॉर्म हुआ था? जब हेनरी 8 ने फिर से शादी करने के लिए चर्च से ही ब्रेक अवे कर लिया था, तब फॉर्म हुआ था प्रोटेस्टेंट्स वाला ग्रुप. अब प्रोटेस्टेंट्स में भी अंदर 2 सबसेक्ट्स थे. उनमें से एक सबसेक्ट जो है वो प्रेस्बाइटेरियनिज्म है. ठीक है, इसका ये मतलब है कि प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी सेक्ट्स थे, उनमें से एक है प्रेस्बाइटेरियनिज्म, जिसका ये मतलब है कि जो एल्डर्स हैं वो चर्च को गवर्न करने में हेल्प करेंगे. दे विल बी द वन हु विल बी गवर्निंग द चर्च, टेकिंग केयर ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन द चर्च. ठीक है, तो ये उनसे मिले, इंस्पायर हुए, और इसीलिए इनका बहुत रोल रहा इन द रेफॉर्मेशन दैट केम अबाउट इन स्कॉटलैंड. ये वर्क तो फिर आपको याद करना आसान रहेगा, द हिस्ट्री ऑफ रेफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड, है ना. ये तो ईजी है. और एक आपको ये रखना है यार, द फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ द ट्रम्पेट अगेंस्ट द मॉन्स्ट्रस रेजिमेंट ऑफ विमेन. इस वर्क में एक चीज़ याद रख लो कि इन्होंने बोला था कि बाइबल जो है वो सपोर्ट नहीं करती है विमेन रूल. विमेन अगर रूल कर रही हैं तो दिस इज़ नॉट सपोर्टेड इन द बाइबल. दैट इज़ व्हाट इज़ आर्ग्यूड बाय जॉन नॉक्स इन दिस पर्टिकुलर वर्क. यहाँ जो मैंने डेट्स लिखी हैं ये सिर्फ क्रोनोलॉजी के लिए आपको बताने के लिए लिखी है, अदरवाइज़ इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, इनको आप बिल्कुल याद नहीं करेंगे. डेट्स बहुत कम याद करनी होती हैं, ये तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जॉन नॉक्स हो गए. अब आ जाते हैं जॉन फॉक्स के ऊपर. इनके भी डेट्स मैंने लिखे हैं. ये 1514 में है, ये 1516 में है. ठीक है, ओके. इनका सिर्फ एक वर्क याद रखना है, द बुक ऑफ मार्टिर्स या एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, दैट्स इट. आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बुक ऑफ मार्टिर्स में मार्टर्स हैं कौन? हु आर द मार्टर्स? सो मार्टर्स आर एक्चुअली द प्रोटेस्टेंट्स who were persecuted under Mary I.
मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी वन ने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट किया था, एंड मेरी वन हरसेल्फ वॉज अ कैथोलिक। ठीक है, दैट्स इट अबाउट जॉन फॉक्स। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जानना है, जॉन फॉक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पर क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, जॉर्ज गैस्कॉइन पे आ जाते हैं। इन पे कभी कभी सवाल आते हैं, कभी कभी, बहुत रेयर है पर आते हैं। जॉर्ज गैस्कॉइन, ठीक है, ओके। इनका एक वर्क जो आपको ज़रूर ज़रूर याद होना चाहिए वो है जोकास्टा, और ये एक सेनेकन ट्रेजिडी है। अगर आपको जोकास्टा का कॉन्टेक्स्ट पता है तो वेरी गुड, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं ऑलरेडी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, पढ़ लेंगे हम, याद ही तो करना है। जोकास्टा जो थी, इनका नाम सुना है आपने? जोकास्टा जो थी वो इनकी मदर थी। जोकास्टा वॉज द मदर ऑफ ईडिपस। नाउ हु वॉज ईडिपस? इफ यू डोंट नो, आई जस्ट क्विकली टेल यू। ईडिपस ग्रीक किंग थे, ग्रीक किंग। और इनके बारे में प्रोफेसी हुई थी कि यू नो he will kill his own dad and marry his own mother. So basically this incest. और इसीलिए ताकि ये चीज़ अवॉइड की जा सके, ये प्रोफेसी सच ना हो, ईडिपस को एक पहाड़ पे मतलब अबैंडन कर देते हैं। लेकिन एक शेपर्ड जो होते हैं उनको ईडिपस पे दया आ जाती है एंड वो ईडिपस को ले जाते हैं। सो ईडिपस जो है वो किसी और ही किंगडम में ग्रो अप करते हैं, वो भी राजा के बेटे की तरह ही। वहाँ पे भी एक किंग होते हैं जिनके वो बेटे बन जाते हैं, वहाँ वो ग्रो अप होते हैं। और देन ही कम्स, जब वो ये जा रहे होते हैं और क्रॉस रोड्स पे इनको सामने से इन्हीं के डैड आ जाते हैं, लेकिन ईडिपस अनअवेयर होते हैं कि वो उनके डैड हैं जो आगे से आ रहे हैं। तो उनके आपस में ऑब्वियसली एक फाइटिंग होती है एंड अनफॉर्चुनेटली ईडिपस के पापा मर जाते हैं। एंड देन ईडिपस गोज ऑन टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ दिस किंग जो कि उनके पापा होते हैं, एंड ही मैरीज the wife of the person he killed. But because he did not know that the wife of the person he killed would be actually his mother, so he ends up marrying his own mother. ठीक है, तो ये कहानी है ईडिपस की। उसके बाद ये ट्रेजेडी है बेसिकली कि आगे जाके हाउ जोकास्टा कमिट्स सुसाइड व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट इट, एंड देन ईडिपस इज ब्लाइंडेड। वो अपने आप को ही अपनी आंखों मतलब ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ अपने आप ही, और उसको फिर एग्जाइल दे दी जाती है। तो ये सब है इस स्टोरी में, लेकिन मैं तो आपको ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटूर हो गया। आपको सिर्फ इतना बताई थी कि जोकास्टा एक सेनेकन ट्रेजिडी है। सेनेका कौन थे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं पिछली तो पहले आप वो देखो। ठीक है, सेनेकन ट्रेजिडी है। फिर आ जाओ आप द सपोजेस पे। द सपोजेस जो है इन्होंने इंस्पायर किया है द टेमिंग ऑफ द श्रू। द टेमिंग ऑफ द श्रू इज़ अ फेमस प्ले बाय शेक्सपियर। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम शेक्सपियर देखेंगे। फिर आता है इनका अ डिस्कोर्स ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर FJ, 100 सन्ड्री फ्लावर्स, दैट्स इट अबाउट द वर्क्स। इनके बारे में सिर्फ नाम याद रख लो, सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, इन पे डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक कॉइन किया है ये टर्म जिसे कहते हैं पोल्टर्स मेजर। पोल्टर्स मेजर ये एक ऐसी स्कीम को बोलते हैं जहाँ पे आपके पास एक लाइन में 12 सिलेबल्स हों, फिर अगली में 14 सिलेबल्स हों, फिर से 12 हों, फिर से 14। दैट मीन्स ऑल्टरनेट करें लाइंस बिटवीन 12 एंड 14 सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल होती है साउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है सिलेबल क्या होता है, जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको एकदम से नहीं आएगा, अगर आप एकदम अभी शुरू कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेड है, हाँ जैसे बेड है, ठीक है, बेड एक बारी में बोला जा रहा है ना, बेड। लेकिन बेड रूम जो है वो दो बारी में, बेड रूम, इसमें एक सिलेबल है, इसमें दो सिलेबल्स हैं। और कुछ सोचते हैं, जैसे स्विमिंग है,
स्विमिंग, स्विमिंग 2 बार आ रहा है ना। वॉवल साउंड्स दो, अब देखो वॉवल्स भी 2 ही हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेट है, इसमें भी 2 वॉवल्स हैं पर ये एक साथ ही आ गए, तो ये तो एक ही, आप इकट्ठे बोलो ग्रेट, आपका चेंज थोड़ी हो रहा। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स डज इट, लाइक वो, अभी वीडियो होता तो मैं आपको बताती कैसे करते हैं, पर जो आपका चिन है उसके नीचे आप अपनी फिंगर रखो। जैसे अगर ये हो ना आप, तो यहाँ पे अपने फिंगर रखो, ठीक है, ताकि आप फील कर सको जो आप बोल रहे हो। फिर बोलो, फिर देखो थोड़ा सा दूर पे रखना फिंगर, ताकि आपको पता चले कि ताकि वो पता चले जो मैं अभी करवाने वाली हूँ। तो आप ऐसे बोलोगे बेड, बेड रूम। आप देखो बेड में सिर्फ एक बार टच करेगा आपका चिन आपकी फिंगर को, लेकिन बेड रूम में 2 बार टच किया। कुछ और सोचो, फाइट, फाइट में एक ही बार टच हुआ। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस 3 बार टच हुआ, क्लीनलीनेस, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू गेट टू नो अबाउट द सिलेबल्स कि कितने हैं। ये मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड टॉट मी, आई डोंट नो उसने कहाँ से सीखा है, पर ऐसे आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा है तो ये टाइम के साथ ही समझ आता है, ठीक है। तो पोल्टर्स मेजर में 12 syllables एंड 14 syllables एंड 12 syllables एंड 14 syllables, ठीक है। ये है पोल्टर्स मेजर, जो किसने कॉइन किया है, जॉर्ज गैस्कॉइन। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट हिम। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो। आ जाते हैं हम जॉर्ज पुटनहैम पे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये किसी के नेफ्यू थे। अभी किसके नेफ्यू हैं ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। यार बता ही देती हूँ, है ना, फिर नहीं तो एटलीस्ट अभी तो याद हो जाएगा। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ थॉमस इलियट, ठीक है। इनके ऊपर मैं इनको कवर कर चुकी हूँ, अब वो वीडियो देख लेना। ये थॉमस इलियट के नेफ्यू हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि थॉमस इलियट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉर्ज पुटनहैम रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। इन पे सवाल आए हैं अभी लेटेस्ट ही, कुछ सालों पहले 2018 या 19 में ये सवाल आया है कि ये वर्क, मैच द फॉलोइंग था, 4 वर्क्स थे और आपको ये मैच करना था। तो जॉर्ज पुटनहैम को हमने मैच किया था द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी के साथ, ठीक है। द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्टियर नहीं थे। कोर्टियर क्या होता है? कोर्टियर वही जब कोर्ट में जाता है, रॉयल कोर्ट में, उस टाइम पे रॉयल कोर्ट होता था ना, तो वहाँ जाता है किंग और क्वीन को, जो भी आपका उस टाइम पे लीडर है उनको एडवाइस करेंगे, ठीक है, वो होते हैं कोर्टियर। और मुझे क्यों बताना है कि ये कोर्टियर नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसा सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्टियर, एंड उसमें जॉर्ज पुटनहैम वाज द आंसर, दैट ही वाज नॉट द कोर्टियर, ठीक है। तो जॉर्ज पुटनहैम ये हो गए। बाकी द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी पे आ जाओ, क्योंकि लेटेस्ट आया है, अभी 2-4 साल पहले ही आया, 2018-19, बड़ा दूर तो था नहीं, है ना। तो इस पर डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। आप इनको, आपको पता होना चाहिए कि 3 बुक्स में लिखा हुआ है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, और इनकी जो टाइटल्स हैं, बुक 1 का है ऑफ पोएट्स एंड पोएजी, बुक 2 का है ऑफ प्रोपोर्शन पोएटिकल, बुक 3 का है ऑफ ऑर्नामेंट। और जब इन्होंने ये पब्लिश की थी तो ये एनोनिमसली पब्लिश की थी, ठीक है। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट जॉर्ज पुटनहैम। अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा जॉन नॉक्स के बारे में, हमने पढ़ा कि इनका रेफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल था। कहाँ पे? स्पेशली स्कॉटलैंड में। ये थे भी स्कॉटिश, और इनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ही मेट जॉन कैल्विन वाइल ही वॉज इन जिनेवा, वहाँ ये इनसे मिले और प्रेस्बिटेरियनिज्म के बारे में इन्होंने उनसे जाना। उसके बाद इन्होंने एक वर्क लिखा है, 2 वर्क्स लिखे हैं, द फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ द ट्रम्पेट अगेंस्ट द मॉन्स्ट्रस रेजिमेंट ऑफ विमेन, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि बाइबल डज नॉट से कि विमेन शुड बी द रूलर्स, तो बाइबल इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट ही सेज इन दिस वर्क। दूसरा ये बोलते हैं द हिस्ट्री ऑफ द रेफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड, ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। दैट वाज जॉन नॉक्स। जॉन फॉक्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ थी, बुक ऑफ मार्टर्स, एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और इसमें मार्टर्स कौन है? प्रोटेस्टेंट्स, जो परसिक्यूट हुए थे अंडर हुज रेन? मेरी वन। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हमें पता है ना। तो जॉन फॉक्स ने उनके बारे में लिखा था। लेट्स नॉट टर्न द स्लाइड आगे, मैं भी देखती हूँ कि मुझे कितना याद है जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर आ जाते हैं जॉर्ज गैस्कॉइन। जॉर्ज गैस्कॉइन के बारे में हमने क्या पढ़ा? जोकास्टा, इडिपस की मैंने वो पूरी कहानी बताई। फिर आया द सपोजेस, जिन्होंने इंस्पायर किया द टेमिंग ऑफ द श्रू को। फिर आया अ डिस्कोर्स ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर F.J.
एंड देन केम 100 सनरी फ्लावर्स। इन्होंने एक टर्म कॉइन किया जिसे कहते हैं पोल्टर्स मेजर, जिसमें ऑल्टरनेटिव 12 एंड 14 सिलेबल्स चलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जॉर्ज पुटनहम के ऊपर। ही वॉज नॉट अ कॉटियर एंड ही रोट द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। Book 1 of Poets and Poesy, Book 2 of Proportion Poetical, Book 3 of Ornament. And when this was published, it was anonymously published. Alright? Date is not important. Okay? That's it about this video. इसके बाद हम और राइटर्स देखेंगे chronologically. ये सारे chronology में है in terms of the date of birth, and that is because NET has started to ask such questions, so you should know about them. Alright? So bye bye, take care, and let's see you in the next video.